हेलो टू ऑल। हम पढ़ रहे थे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स। तो हम पढ़ रहे थे मेल गैमेटोफाइट। देखिए मेल गैमेटोफाइट में हम पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा था परागकण। तो हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था। परागकण जो होता है वो एक गोलाकार एक कोशिकीय एक केंद्रकीय अगुणित संरचना होती है जिसमें दो परतें पाई जाती है। हमने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी एक्साइन और एक पढ़ी थी हमने इंटाइन। बाह्य जो मोटी खुरदरी परत होती है वो एक्साइन कहलाती है, जिसके अंदर स्पोरोपोलिनिन नामक का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बाह्य भौतिक और रासायनिक अपघटनों से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। फिर हमने पढ़ा था एक आंतरिक परत हमने पढ़ी थी, इंटाइन पतली परत पढ़ी थी जो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है और जिससे पराग नलिका का निर्माण होता है। आज हम यहाँ पराग कणों से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक्स? देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलन किट। कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉलन किट क्या होता है। देखिए पॉलन किट क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो परागकण है, इस परागकण की जो ये एक्साइन परत है, ये एक्साइन परत जो होती है, इससे क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि परागकणों की जो एक्साइन परत होती है, इस एक्साइन परत पर एक तेलीय परत पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है। अब ये तेलीय परत क्या होती है, ये पहली बात तो ध्यान रखना, ये रंगीन होती है, गंधयुक्त होती है और चिपचिपी होती है। तो पॉलन किट जो होता है वो क्या है, परागकण जो होते हैं, परागकण की जो एक्साइन परत होती है, ये ध्यान रखना, ये एक्साइन परत पर एक तेलीय परत पाई जाती है जो रंगीन गंधयुक्त और कैसी होती है, चिपचिपी होती है। अब याद रखना है इसका जो, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलन किट। और इसका जो निर्माण होता है, आपने नाम सुना था टैपिटम का, यस। तो टैपिटम से इसका पॉलन किट का निर्माण होता है। पॉलन किट क्या है, एक तेलीय परत है एक्साइन के ऊपर पाई जाने वाली जो रंगीन गंधयुक्त और कैसी होती है, चिपचिपी होती है, जिसका निर्माण किससे होता है, टैपिटम से होता है। अब ये इसका कोई मुख्य कार्य तो वैसे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या करती है, जो तेलीय परत होती है ये क्या करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब कीट आकर्षित होंगे तो आपको पता है कि जैसे कीट फ्लावर पे आके बैठेगा, वहां पर क्या होती है कि ये परागकण रहेंगे। परागकण क्या होते हैं, चिपचिपी होने के कारण, क्योंकि कैसे चिपचिपी है तो जो कीट होते हैं उस कीट के परागकण चिपक जाते हैं और वो उन परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चला जाता है। याद रखना इसका दूसरा कार्य, अगर पॉलन किट की मैं बात कर लूं तो जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, यूवी किरणें, उन यूवी किरणों से भी किसकी, परागकण की सुरक्षा करने का कार्य ये करती है। कौन? पॉलन किट। और याद रखना परागकण जो शक्तिवर्धक होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, पॉलन किट की वजह से परागकण कैसे होते हैं, शक्तिवर्धक होते हैं। तो ये पॉलन किट थी जो एक एक्साइन परत पर तेलीय परत होती है जो रंगीन गंधयुक्त और चिपचिपी होती है, जो क्या करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हे फीवर। हमारे पास एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, हे फीवर। देखिए हे फीवर क्या है, आपने टैपिटम का नाम सुना है, टैपिटम। इस टैपिटम से क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करती है, जो एक्साइन होती है इस एक्साइन की गुहा में भर जाती है। टैपिटम से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन एक्साइन की गुहा में भर जाएगी। जैसे ही एक्साइन की गुहा में भरती है, जैसे ये ये प्रोटीन जो होती है, टैपिटम की सेल से प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन एक्साइन की बाहरी खोल में भर जाती है। जैसे ये प्रोटीन नमी के संपर्क में आएगी, किससे कांटेक्ट में आएगी, डायरेक्टली नमी के संपर्क में आती है, वैसे ये प्रोटीन कहां निकल जाती है, बाहर की ओर। ये प्रोटीन क्या करती है, परागकणों से कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। और बाहर जाकर जो जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं,
उनके अंदर बेटा ये क्या उत्पन्न करती है, एलर्जी उत्पन्न करती है। ये प्रोटीन नमी के संपर्क में आकर मनुष्य और जंतुओं के अंदर एलर्जी उत्पन्न करती है, और इसी को याद रखना हम लोग बोल देते हैं पराग एलर्जी। क्या बोल देते हैं, पराग एलर्जी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पराग एलर्जी किसे कहते हैं। तो टैपिटम की सेल्स से एक प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है कि एग्जाम की गुहा में बढ़ जाती है, और जैसे ही ये नमी के संपर्क में आएगी तो ये परागकण से बाहर चली जाती है, और बाहर जाकर मनुष्य और जंतुओं के अंदर ये एलर्जी उत्पन्न करती है, और इसी एलर्जी को हम लोग बोल देते हैं पराग एलर्जी। और मनुष्य में जो एलर्जी पराग कणों के कारण हो रही है वो कहलाती है क्या, हे फीवर। क्या कहलाती है, हे फीवर। मनुष्य में उत्पन्न एलर्जी क्या कहलाएगी, हे फीवर कहलाती है। तो ये हे फीवर होता है। एक और टॉपिक हमारे पास में है पॉलिनियम। देखिए पॉलिनियम क्या होता है, परागकण जो होते हैं, परागकण क्या करते हैं, समूह में इकट्ठा हो जाएंगे, समूह में मिल जाएंगे, और समूह में इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं स्टेप्स में। परागकण समूह में इकट्ठे होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, ये परागकण है, और ऐसी एक रचना बना लेते हैं, और ऐसी संरचना को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनियम बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉलिनियम ऐसी संरचना का बनती है। आपने कैलोट्रोपिस का नाम सुना होगा, आंकड़े का, आंकड़ा में पॉलिनियम पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको हे फीवर के बारे में पूछ लिया है कि हे फीवर जो होती है, पराग एलर्जी होती है, वो कौन कौन से प्लांट्स के कारण होती है। आपने गाजर घास का नाम सुना होगा, गाजर घास अभी आप देख सकते हो, अभी बरसात के दिनों में सफेद सफेद फूल वाली झाड़ियां आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगी। गाजर घास हुआ, ज्वार हुआ, इनके कारण क्या होती है, पराग एलर्जी इनके कारण पाई जाती है। तो ये पराग कणों से संबंधित कुछ बिंदु थे। हमने यहां पर पॉलन किट पढ़ा, और पॉलन किट के बाद हमने हे फीवर पढ़ा, और फिर पढ़ा पॉलिनियम। आज हम हमारा जो मुख्य टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का विकास, नर युग्मोद्भिद का विकास। हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का वह है मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मोद्भिद का विकास। देखिए इंपॉर्टेंट है। अब नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, ध्यान रखना। नर युग्मोद्भिद किसको बोलते हैं, अंकुरित परागकण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नर युग्मोद्भिद। याद रखना, परागकण जो होते हैं, परागकण या जिन्हें लघु बीजाणु भी कहते हैं, परागकण याद रखना, परागकण जो होते हैं नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है कौन, परागकण। वैसे तो नर युग्मोद्भिद कौन होता है, अंकुरित परागकण को हम लोग क्या बोल देते हैं, नर युग्मोद्भिद कह देते हैं। और नर युग्मोद्भिद परागकण जो होता है वो नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका इसे कहते हैं या मानते हैं। अब देखिए नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, चतुष्क पढ़ाया था, टेट्राड स्टेप से। टेट्राड से क्या होता है, ये लघु बीजाणु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे, और ये लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए परागकण हमने पढ़ा ये। अब मैं आपको यहां पर पूरा इसका नर युग्मोद्भिद का विकास समझाता हूं। देखिए परागकण क्या है, ये परागकण हमने ले लिया यहां पे, ये परागकण, ये हमारे पास में एक परागकण है। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बताता परागकण कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, एक केंद्र की, ये इसका क्या है, केंद्रक, और ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य,
साइटोप्लाज्म, ये इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्टार्च वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, शुरुआत में जब मेल के परागकणों से, परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है, यानी कि परागकण से क्या बनेगा, नर युग्मोद्भिद, यानी कि अंकुरित परागकण बनेगा। अब देखिए क्या होता है, शुरुआती दौर के अंदर ये जो परागकण होता है, इस परागकण के अंदर एक केंद्रक है और कोशिका द्रव्य इसमें उपस्थित है। तो शुरुआत में क्या होता है, इसके अंदर, परागकण के अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनना शुरू हो जाती है। अब छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाएगी, इस टाइप से ये रिक्तिकाएं बन जाती है, और ये रिक्तिकाएं क्या करती है, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है, वैक्यूल, रिक्तिका का निर्माण कर लिया। और ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक कहां चला जाएगा, ये केंद्रक है, ये कहां चला गया, परिधि की ओर, ये केंद्रक कहां चला गया है, परिधि की ओर चला गया है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। क्या रखना, इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम नर युग्मोद्भिद का विकास पढ़ रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस में 2 बार समसूत्री विभाजन संपन्न होते हैं। एक समसूत्री विभाजन यहां होगा और एक समसूत्री विभाजन बाद में होगा। अब देखिए क्या होता है, तो ये जो केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन आप जानते ही हो, सबसे पहले समसूत्री विभाजन के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है, और फिर केंद्रक का विभाजन होने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो देखिए शुरुआत में क्या होता है, ये जो फर्स्ट, ये पहला जो समसूत्री विभाजन होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है। अब इसमें 2 केंद्रक, अब ये 2 केंद्रों में बढ़ जाएगा, ये इस टाइप से, ये आपका परागकण, पोलन की ये परागकण है। अब इसमें 2 केंद्रक बन जाएंगे। देखिए, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक, याद रखना, 2 केंद्रक बन गए, समसूत्री विभाजन हो गया। अब ये जो छोटा केंद्रक है, ये तो कहलाएगा जनन केंद्रक, ठीक है। और बड़ा वाला जो केंद्रक है, ये कहलाता है हमारे पास में कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। तो देखिए 2 डिवीजन हो गए, सॉरी समसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, पहले केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक छोटे भाग, एक छोटा केंद्रक कहलाएगा, जिसे हम लोग बोल देंगे जनन केंद्रक, और एक बड़ा केंद्रक बनेगा, जिसे हम लोग बोल देंगे कायिक केंद्रक। तो 2 केंद्रक बन गए, यानी कि केंद्रक का विभाजन हो गया। अब किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में किसका विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। ये आपका परागकण। अब देखिए कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक भित्ति बन जाती है, ये स्टेप से, ये एक भित्ति बन गई, ये आपका जनन केंद्रक और ये आपका कायिक केंद्रक। तो कोशिका विभाजन ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है कि असमान होता है, अनइक्वल होता है, मतलब असमान कोशिका का द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है। अब यहां पर 2 कोशिकाएं हमारे पास में थी, एक तो 2 केंद्रक थे, एक जनन केंद्रक था और एक कायिक केंद्रक था। अब ये भित्ति बनने से क्या होता है, कितनी कोशिकाएं हो जाती है, कितनी कोशिकीय परागकण हो गया, ये 2 कोशिकीय परागकण। अब देखिए 2, अब इसमें ये तो वाला क्या कहलाएगा, जनन केंद्रक कहलाएगा, और ये कोशिका कौन सी कहलाएगी, जनन कोशिका, और एक ये कहलाएगी कायिक कोशिका। देखिए जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक उपस्थित है, और जबकि कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक उपस्थित है। तो यहां पर देखिए, यहां तक हमें प्रोसेस में आया कि केंद्रक जो है शुरुआत में रिक्तिकाएं बनना शुरू होती है, रिक्तिकाएं बनने के कारण केंद्रक क्या होता है, परिधि की ओर चल जाता है। फिर इसके अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन सबसे पहले, समसूत्री विभाजन के अंदर केंद्रक में विभाजन होता है, तो केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, एक जनन केंद्रक और एक कायिक केंद्रक। जनन केंद्रक छोटा होता है आकार में, जबकि कायिक केंद्रक कैसा होता है, बड़ा होता है। फिर कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाएगी,
एक कोशिका बनेगी जनन कोशिका और एक बनेगा कायिक कोशिका। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है जबकि कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें जो कोशिका द्रव्य जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है वो कम मात्रा में होता है, जबकि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरएनए प्रोटीन वगैरह भी इसके अंदर ज्यादा मात्रा में होते हैं। शुरुआत में ध्यान रखना ये दोनों की दोनों कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब देखिए ये यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे देखिए अब क्या होता है कि ये जो भित्ति है ये भित्ति टूट जाती है, भित्ति टूट जाएगी और ये भित्ति जो है ये भित्ति टूट जाएगी, यहां से ब्रेक हो जाएगी। अब भित्ति टूटने से क्या होता है कि ये जो कायिक जनन केंद्रक है और कायिक केंद्रक दोनों के दोनों जो केंद्रक हैं ये देखिए इनका आकार बदल जाता है इस टाइप से। ये तो दो, अब देखिए पहले ये गोलाकार आकृति के थे, अब देखिए जो जनन केंद्रक होता है और जो कायिक केंद्रक होता है ये इनका आकार यहां से बदल जाता है। ध्यान दीजिए अब जनन कोशिका जो होती है, जनन केंद्रक जो होता है इसका आकार हमारे पास में कैसा हो जाएगा, डिस्क के समान, डिस्क के समान। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो कायिक केंद्रक होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, कायिक कोशिका जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती चली जाती है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है आगे चल के जैसे जैसे विकास होता जाता है तो फिर क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो परागकण होते हैं, परागकण की जो इंटाइन परत होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। इस इंटाइन परत से क्या होता है कि धीरे धीरे पराग नली का निर्माण होना शुरू हो जाता है इस टाइप से। धीरे धीरे क्या बनने लग जाएगी, पराग नली बनने लग जाएगी। ठीक है, अब पराग नली बनेगी। अब पराग नली जर्म ट्यूब जैसे ही बनती है पराग नली तो क्या होता है कि ये जो केंद्रक है हमारे पास में, जो जनन केंद्रक है, कायिक केंद्रक, कायिक कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है। अब ये जनन केंद्रक क्या करता है कि इसमें फिर यहां पर एक बार डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा और ये जो जनन केंद्रक है ये फिर दो भागों में बढ़ जाएगा। इस टाइप से देखिए ये, और ये जो केंद्रक है जनन केंद्रक था ये दो भागों में बढ़ जाएगा समसूत्री विभाजन से और ये दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करेगा। नर युग्मक ये कैसे हैं, ये अचल नर युग्मक। ठीक है, दो अचल नर युग्मकों का ये निर्माण कर लेगा। अब ये पराग नलिका बन गई और याद रखना ये जो सारी के सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रक्रिया होती है, कहां होती है, वर्तिकाग्र की सतह पर। ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र। तो शुरुआत में क्या होता है, रिक्तिकाएं, परागकण के अंदर क्या होता है कि रिक्तिकाएं बनती है और ये रिक्तिकाएं क्या करती है, जिससे रिक्तिकाएं बनने के कारण क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर चला जाता है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन प्रथम होता है, या फर्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है तो दो केंद्रक बन जाते हैं, एक छोटा केंद्रक जनन केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक कायिक केंद्रक। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका भित्ति बन जाती है और दो कोशिकाएं बन जाती है, एक बन जाती है जनन कोशिका और एक बन जाती है कायिक कोशिका। धीरे धीरे क्या होता है, कायिक कोशिका नष्ट होने लग जाती है और ध्यान रखना इसका जो जनन केंद्रक होता है इसका आकार कैसा हो जाएगा, डिस्क के समान। और फिर क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, परागकण की जो इंटाइन परत होती है, दो परतें होती है, एक्साइन और इंटाइन। आंतरिक परत जो होती है, इंटाइन परत होती है, इससे पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो एक्साइन में से पराग जो जनन छिद्र होते हैं उनसे निकलकर वो कहा जाएगी, वर्तिकाग्र में। ठीक है, तो ये बनने लग जाएगी। फिर इसमें दोबारा से समसूत्री विभाजन होता है, सेकंड समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में जो जनन केंद्रक था इसमें फिर डिवीजन होता है और दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है और दो ये अचल नर युग्मक होते हैं।
ध्यान रखना अक्षर बोलने दो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये चल फिर नहीं सकते, इसलिए पराग नलिका बनती है, इसी कारण पराग नलिका का निर्माण होता है। तो अब ये क्या होता है कि हमारे पास में जो बने हैं, ये जो बना है ये कैसा है, अंकुरित परागकण। कैसा है ये, अंकुरित परागकण। और आप पता है अंकुरित परागकण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मोद्भिद। तो इस प्रकार से ये नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, यानी कि जो परागकण है उस परागकण के अंदर केंद्रक का विभाजन होगा, दो केंद्रक बनेंगे, जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। फिर उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन में फिर दो कोशिकाएं बन जाएगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और जो जनन केंद्रक होता है वो कैसा हो जाएगा, डिस्क के समान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि परागकण की इंटेन परत से पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होने के बाद फिर क्या होता है कि जो जनन केंद्रक होता है ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा, फिर इसमें संतुलित विभाजन होता है, दो भागों में विभक्त हो जाएगा और दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करेगा। और इससे क्या बन जाएगा, संरचना क्या कहलाएगी, अंकुरित परागकण। और अंकुरित परागकण को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेल गैमेटोफाइट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।